किताब का नाम बुलंद इरादे निश्चित कामयाबी। लेखक नॉर्मन विसेंट पील। चैप्टर 1 लगन का सिद्धांत। कभी हार न माने। जब आपके सामने कोई समस्या हो, खास तौर पर अगर यह मुश्किल, पेचीदा, शायद भयंकर रूप से हताश करने वाली हो, तो एक मूलभूत सिद्धांत अपनाएं और हमेशा अपनाते रहें। यह सिद्धांत है, कभी हार न माने। हार मानना पूर्ण पराजय को आमंत्रित करना है, और यह सिर्फ उस मामले तक ही सीमित नहीं है। हार मानना इंसान की पूर्ण पराजय है। इससे पराजयवादी मानसिकता विकसित होती है। अगर समस्या सुलझाने का आपका तरीका कारगर नहीं हो रहा है, तो समस्या को किसी दूसरे तरीके से सुलझाने की कोशिश करें। अगर दूसरा तरीका भी कारगर न हो, तो तीसरे तरीके से, तीसरा ना हो तो चौथे तरीके से, तब तक कोशिश करते रहें जब तक कि आपको समस्या का समाधान न मिल जाए। याद रखें, हर समस्या का समाधान होता है, हमेशा होता है, और लगातार विचारपूर्वक खोजने से यह आपको मिल ही जाएगा। मेरा एक मित्र लंच के समय अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए सफ़ेद टेबल क्लॉथ पर तस्वीर बना रहा था। वह एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रहा था जिसके सामने बहुत बड़ी मुश्किलें थीं, लेकिन वह अपनी मुश्किलों से ज़्यादा दृढ़ बन गया। उसने हार नहीं मानी और आखिरकार परिणाम बहुत ही अद्भुत निकला। तस्वीर एक आदमी की थी जिसके सामने विशाल पहाड़ की चुनौती थी। मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, वह इस पहाड़ के दूसरी तरफ कैसे पहुंचेगा? मैंने जवाब दिया, घूम कर निकल जाए। पहाड़ बहुत चौड़ा है। ठीक है, तो फिर खोद कर निकल जाए। मैंने कहा, नहीं, यह बहुत गहरा है। सही तरीका यह है वह मानसिक रूप से इससे भी ऊंचा हो जाए। अगर इंसान ऐसा हवाई जहाज़ बना सकता है जिससे वह 40,000 फुट की ऊंचाई पर पहाड़ों से ऊपर उड़ सकता है, तो वह इस तरह की सोच भी विकसित कर सकता है जो उसे किसी भी पर्वताकार मुश्किल से ऊपर उठा सके। बिल, तुमने बड़ी समझदारी की बात कही, लेकिन मैंने यह अवधारणा बहुत पहले ही पढ़ ली थी। जो भी इस पहाड़ से कहेगा तुम हट जाओ और समुद्र में चले जाओ, और यह कहते समय उसके मन में शंका नहीं होगी। हाँ, वही विचार, उसने उत्साह से सहमत होते हुए कहा। बस सोचो, भावुक मत बनो, और इस मूलभूत सिद्धांत पर डटे रहो। हार मानने की जल्दी मत करो। हाल ही में मुझे एक ऐसे व्यक्ति का उत्साह से भरा पत्र मिला जिसने इस सिद्धांत का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया था। उसने मुझे बताया कि कुछ साल पहले उसने मोबाइल होम्स के लिए रेडीमेड दीवारें बनाई थी। उसने एक कंपनी शुरू की, लेकिन कंपनी प्रगति नहीं कर पाई। कंपनी के सामने एक के बाद एक मुश्किलें आती रहीं। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि उसके सहयोगी ने उससे आग्रह किया कि वह इस लाश को दफन कर दे, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वह व्यक्ति सकारात्मक चिंतक था, उसकी आस्था अटल थी। आप कह सकते हैं कि वह अजीब चरित्र का स्वामी था। उसे यकीन था कि मुश्किलें उसे हरा नहीं सकती या नष्ट नहीं कर सकती। उसने कहा, मैंने हार मानने की बात सोचने से भी इनकार कर दिया। उसने बुद्धि का इस्तेमाल करके सोचा और उसके मन में एक विचार आया। अगर आप दहशत में आए बिना सोचेंगे तो आपके मन में हमेशा कोई न कोई अच्छा विचार आ जाएगा। उसने पूर्व निर्मित दीवारों के अलावा पूर्व निर्मित फर्श भी बनाने का फैसला किया, और ऐसा करते ही सफलता ने उसके कदम चूम लिए। मोबाइल होम्स बनाने वाली एक बड़ी कंपनी ने उसकी कंपनी अच्छे दामों पर खरीद ली। इसके बारे में बोलते समय उसने इस प्रभावी वाक्यांश का प्रयोग किया, कभी हार मानने की जल्दबाजी ना करें। आपने और मैंने बार बार इस भयंकर त्रासदी को घटित होते देखा है। हमने लक्ष्य और उद्देश्य वाले लोगों को देखा है। उन्होंने मेहनत की, उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने विचार किया, उन्होंने प्रार्थना की, लेकिन चूंकि राह कठिन थी इसलिए वे थक गए, हताश हो गए, और आखिरकार उन्होंने हार मानकर मैदान छोड़ दिया। और बाद में यह पता चला कि अगर वे लगन से थोड़े समय तक और जुटे रहते, अगर वे अपने सामने थोड़ी दूर तक और देख पाते, तो उन्हें मनचाहा परिणाम मिल जाता। पराजय, हार के बारे में कभी बात न करें। आप इस तरह का अजय नज़रिया कैसे विकसित कर सकते हैं? इसका एक तरीका तो यह है कि कभी पराजय के बारे में बात न करें, क्योंकि ऐसा करके आप पराजय को मानसिक रूप से स्वीकार कर लेते हैं। एक समय जब मैं खुद मुश्किलों में था, तो वेस्ट कोस्ट के एक अनजान आदमी ने मुझे फ़ोन किया। उसने बस इतना ही कहा, आप चिंता न करें और हार ना मानें। मैं आपके लिए अच्छे शब्द कह रहा हूँ। अच्छे शब्द क्या हैं, यह पूछने से पहले ही उसने फ़ोन रख दिया। मैं अब भी नहीं जानता कि अच्छे शब्द से उसका क्या मतलब था, लेकिन अचानक मुझे यह एहसास हुआ कि मैं अच्छे आशावादी शब्द नहीं बोल रहा था, मैं नीचे ले जाने वाले शब्द बोल रहा था। इस तरह मैं पराजयवादी नज़रिया विकसित कर रहा था, जिस कारण मुझे पराजय का सामना करना पड़ रहा था। इसके बाद मैं अच्छे शब्द बोलने लगा, आशा, विश्वास, आस्था, सफलता जैसे शब्द।
मैंने इस सशक्त वाक्य का प्रयोग शुरू किया। अगर मैं ठान लूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। मैं इस आधार पर सोचने और काम करने लगा। इसे आजमा कर देखें, आपका पूरा व्यक्तित्व अच्छी चीज़ों की ओर बढ़ने लगेगा और उन्हें पा भी लेगा। एक लेख में फिलिस सिमोलोके ने अच्छे शब्द के इस विचार पर बात की थी। उन्होंने बताया था कि नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना कितना खतरनाक है। उन्होंने नहीं शब्द का उदाहरण दिया। नो शब्द से दरवाज़ा बंद हो जाता है। इसका मतलब है असफलता, पराजय, विलंब। लेकिन इसके अक्षर उलट देंगे तो आप में नई आशा जाग जाएगी, क्योंकि तब यह ON मतलब ऑन, आगे बढ़ो बन जाता है। सचमुच ऊर्जावान बन जाएं, बिना रुके अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें। आगे बढ़ते रहें जब तक कि आपकी समस्या न सुलझ जाए, जब तक कि आपकी मुश्किल दूर न हो जाए। क्योंकि टीम शब्द की तरफ भी ध्यान दिया। आपके जीवन में मुश्किलें भरी हैं, पश्चाताप भरा है, प्रभावहीनता भरी है। उनकी सलाह थी कि इस शब्द को भी उलट दें ताकि यह शब्द मीट बन जाए। समस्या जैसे ही उत्पन्न हो उसका मुकाबला करो। ऐसा करने पर आपका जीवन पराजय और निराशा से भरा नहीं रहेगा, बल्कि उत्पादक और रचनात्मक हो जाएगा। क्योंकि आप हर चुनौती के उत्पन्न होते ही उसका मुकाबला कर लेंगे। नो को ऑन और टीम को मीट में बदल लें। सकारात्मक व रचनात्मक तरीके से समस्याओं का सामना करने के लिए अपने चिंतन को बदलें और लगन के इस सिद्धांत को याद रखें, कभी हार ना मानें। यकीनन जीवन में आप जहां जाना चाहते हैं वहां सचमुच पहुंचने की आपकी संभावना अक्सर इस बात पर निर्भर करती है कि निराशा के झटके लगने पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। आप हार मान लेंगे या लगातार कोशिश करते रहेंगे? यही निर्णायक सवाल है। आप जो भी फैसला करेंगे उससे आपकी तकदीर का फैसला होगा। अपनी हिम्मत को आवाज़ दें। कभी हेज जोन्स के रोमांचक कैरियर के बारे में सुना है? 1960 में यह आदमी ऊंची बाधा दौड़ में बहुत मशहूर था। वह हर दौड़ जीत रहा था, वह रिकॉर्ड तोड़ रहा था। दरअसल वह सनसनीखेज प्रदर्शन कर रहा था। जाहिर है उसे रोम में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए चुन लिया गया। वहां उसने 110 मीटर की बाधा दौड़ में हिस्सा लिया। पूरी दुनिया को उम्मीद थी कि स्वर्ण पदक वही जीतेगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह स्वर्ण पदक नहीं जीत पाया। वह तीसरे स्थान पर रहा। जाहिर है इससे उसे गहरी निराशा हुई। उसके मन में पहला विचार यह आया, तो क्या हुआ, मैं दौड़ना छोड़ दूंगा? 4 साल तक ओलंपिक खेल नहीं होने वाले थे। इसके अलावा वह बाकी सभी चैंपियनशिप जीत चुका था। 4 साल तक फिट और फॉर्म में रहने की मेहनत क्यों की जाए? समझदारी इसी में थी कि ओलंपिक जीतने की बात भूल जाओ और कोई बिजनेस कैरियर शुरू करो। निश्चित रूप से यह तर्कपूर्ण था, लेकिन हेज जोन्स इस बात के लिए तैयार नहीं था। उसने कहा, आपने ज़िंदगी भर जो चाहा हो उसके बारे में आप तार्किक नहीं हो सकते। इसीलिए उसने दोबारा प्रशिक्षण लेना शुरू किया। हर दिन 3 घंटे, सप्ताह में 7 दिन। अगले 2 सालों में उसने 60 गज और 70 गज की बाधा दौड़ में नए रिकॉर्ड बनाए। मेडिसन स्क्वेयर गार्डन में 22 फरवरी 1964 की वह रात आई। जोन्स 60 गज बाधा दौड़ में हिस्सा ले रहा था। उसने यह घोषणा कर दी कि यह उसकी आखिरी इंडोर रेस होगी। तनाव चरम सीमा पर था। हर निगाह उसी पर टिकी थी। वह जीत गया और उसने अपने पुराने रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। फिर एक अजीब बात हुई। उन दिनों विजय रेखा को पार करने के बाद धावक एक रैंप के नीचे ओझल हो जाते थे, वहां से धीमे होकर रुकते थे। वापस ट्रैक पर आकर जोन्स ने एक पल के लिए सिर झुकाकर दर्शकों की तालियों को स्वीकार किया। जब 17,000 लोग उसके सम्मान में खड़े हुए, फिर जोन्स रो पड़ा। कई दर्शक भी रोने लगे, क्योंकि यह आदमी पराजय के बावजूद मैदान में डटा रहा था। उसने हार नहीं मानी और उसके चहेते दर्शकों को यह बात अच्छी लगी। उसने 1964 के टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लिया। यहाँ उसने 13.6 सेकंड में 110 मीटर की बाधा दौड़ जीत ली और पहले स्थान पर आया। आखिरकार उसने ओलंपिक का स्वर्ण पदक जीत ही लिया। उसके बाद वह एक एयरलाइन के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करने लगा। बाद में उसने शहर के शारीरिक सौष्ठव कार्यक्रम में मदद करने का प्रस्ताव रखा और उसके बाद उसके काम में बहुत अच्छे परिणाम मिले। युवाओं के समूह को संबोधित करते हुए उसने रॉबर्ट डब्ल्यू सर्विस की कविता द क्विंटर की कुछ पंक्तियां दोहराईं, जो हर व्यक्ति को अपने दिमाग में सजो कर रखनी चाहिए और उसके अनुसार जीना चाहिए। जूझने से ही आपकी जीत होगी, इसलिए भागो मत पुराने खिलाड़ी।
बस अपनी हिम्मत बटोरो। बचकर भागना बहुत आसान है, अपना सिर तान कर रखना मुश्किल है। इस बात पर रोना आसान है कि आप हार गए, और मरना भी। रेंगना और केंचुए की तरह चलना आसान है, लेकिन जब आशा न दिख रही हो तब भी जूझते रहना, यही तो सबसे अच्छा खेल है। और हालांकि हर कष्टकारी को दौर में जब तुम बाहर आओगे तब तुम टूटे हुए, पिटे हुए और घायल होगे। बस एक और कोशिश करो। मरना बहुत आसान है, मुश्किल तो जिंदा रहना है। हेज जोन्स की कहानी गेटे की एक पंक्ति याद दिलाती है, हम में से छोटा व्यक्ति भी कठोर और सच्ची लगन से काम कर सकता है। लगन कभी अपने उद्देश्य में असफल नहीं होती, क्योंकि इसकी खामोश शक्ति समय के साथ लगातार बढ़ती रहती है। इसका मतलब है कि कोशिश करते रहो, उससे किला फतेह हो जाएगा। हार मानने से इनकार करने को लगन का सिद्धांत कहा जाता है। दुखद बात यह है कि आज के आराम पसंद और भोग विलासी युग में लगन के बारे में बहुत कम सुनने को मिलता है। अमेरिका के इतिहास में बहुत सशक्त व्यक्ति हुए हैं, इसलिए पुराने ज़माने में युवाओं की चेतना में लगन का महत्व लगातार डाला जाता था। उनसे कहा जाता था कि वे जमकर संघर्ष करें और किसी चीज़ के सामने घुटने न टेकें। अगर वे गिर भी जाएं तो दोबारा उठकर खड़े हो जाएं और मुश्किलों पर हमला कर दें। मुश्किलों पर कसकर वार करें और करते रहें, चाहे जो हो जाए। लगन यही प्रमुख सिद्धांत है, और यह आज भी सफलता चाहने वाले हर व्यक्ति के लिए मूलभूत सिद्धांत है। अगर आप लगन के सिद्धांत का दृढ़ता से पालन नहीं करते हैं तो जीवन में रचनात्मक रूप से कहीं भी नहीं पहुंच सकते। कोशिश करते रहने से परिणाम मिलते हैं। सत्य को जानने वाले दुनिया के विचारक हमेशा लगन के महत्व को रेखांकित करते रहे हैं। मोहम्मद ने कहा था, ईश्वर लगनशील लोगों के साथ देता है। मोहम्मद इस सच्चाई से वाकिफ़ थे। शेक्सपियर को भी यह पता था। उन्होंने हमें बताया, ज़्यादा बारिश संगमरमर को घिस सकती है। संगमरमर सख्त होता है, बहुत सख्त, लेकिन पानी की छोटी छोटी बूंदें लगातार इस पर पड़ती रहें तो वह घिस सकता है। शेक्सपियर के 1700 साल पुराने लुक्रेशियस ने यही बात समझदारीपूर्व तरीके से इस तरह कही थी, टपकते पानी से पत्थर भी घिस जाता है। महान ब्रिटिश राजनेता एडमंड बर्क ने भी एक मर्दाना सलाह दी थी। वे भी लगन के सिद्धांत की शक्ति में यकीन करते थे। उन्होंने कहा, कभी निराश मत होना, लेकिन अगर हो जाओ तो निराशा में भी काम करते रहना। क्या मैं एक और व्यक्ति का उदाहरण दे सकता हूँ, जो इन लोगों जितनी मशहूर तो नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से इनके जितनी ही समझदार अवश्य थी। वो मेरी माँ थी। उन्होंने अपने पूरे जीवन अजय लगन का अभ्यास किया। हालांकि उनके सामने जूझने के लिए बहुत कुछ था, पैसा बहुत कम था और सभी आम इंसानी समस्याएं थीं, लेकिन उन्होंने कभी घुटने नहीं टेके, कभी हार नहीं मानी। वे फौलादगी बनी थी, वे हमेशा सशक्त थी। मुझे याद है, बचपन में मैं 2 चीज़ों से नफरत करता था, पालक और बीजगणित। आज भी मैं उन दोनों की सचमुच परवाह नहीं करता। हालांकि मुझे स्वीकार करना होगा कि अब पालक में ऐसा कुछ मिलाया जाता है जिससे यह ज़्यादा स्वादिष्ट बन जाता है। मैं स्कूल से घर आकर अपनी माँ से उदास मन से कहता था कि मैं कभी बीजगणित नहीं समझ सकता। मुझे एक उदास दिन याद है जब बीजगणित से तंग आकर मैंने शिकायत की थी, मैं इसे नहीं कर सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं इसे नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। उन्होंने मेरी तरफ देखा और यकीन मानिए, उन्होंने मुझे जिस निगाह से देखा था वह माँ जैसी कोमल निगाह नहीं थी। उनकी आवाज़ तीखी और सख्त थी। वे कई साल पहले इस दुनिया से जा चुकी हैं, लेकिन मैं आज भी उनके समझदारी भरे शब्द सुन सकता हूँ, जिन्हें विलियम्स एडवर्ड हिक्सन नामक व्यक्ति ने लिखा था। अगर तुम पहली बार में सफल नहीं होते हो तो कोशिश करो, बार बार कोशिश करो। उन्होंने आगे यह भी जोड़ दिया था, अगर तुम ठान लो तो कुछ भी कर सकते हो। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि मैं कर सकता हूँ। दृढ़ लगन और अथक प्रयास का संकल्प अंततः निश्चित रूप से सफल होगा, अगर आप में इसकी तस्वीर बनाने की प्रेरणा हो और आप इस काम में जुटे रहें। अनुभूति का सिद्धांत। सफल होने के लिए लगन के सिद्धांत के साथ एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत जरूरी है, अनुभूति का सिद्धांत और इससे मिलने वाली शक्ति। अनुभूति के सिद्धांत से हमारा क्या तात्पर्य है? जब कोई व्यक्ति अपने मन में पराजित हो जाता है या आत्मपराजय की स्थिति में गोते लग खाता है तो उसे सही सहानुभूति की ज़रूरत होती है। उसमें अंतर्दृष्टि होनी चाहिए ताकि वह अपनी पराजय के अंदरूनी कारण को पहचान ले। उसे स्थिति को न सिर्फ बाहर से बल्कि अंदर से भी देखना चाहिए। उसमें अपने बारे में अंतर्ज्ञान और आंतरिक समझ होनी चाहिए कि वह कौन है और वह क्या है।
उसे अपनी आंतरिक शक्तियों का एहसास और विकास करना होगा, तभी उसे सफल परिणाम मिल सकता है। सच तो यह है कि ज़्यादातर लोगों के कष्टकारी और असफल जीवन का कम से कम आंशिक कारण यह है कि वे भीतर से सुव्यवस्थित नहीं होते हैं। उनमें यह अंतर्ज्ञान नहीं होता है कि वे कौन और क्या हैं। यह अक्सर कहा गया है, इंसान अपना सबसे बड़ा दुश्मन खुद है। हो सकता है कि लोग लक्ष्य या उद्देश्य तय कर लें, कड़ी मेहनत करें, लेकिन इसके बावजूद असफल हो जाएं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति कुछ रचनात्मक करना चाहे, लेकिन इसके बावजूद ऐसा न कर पाए। क्यों? शायद दिक्कत यह है कि उसके भीतर भी कुछ गड़बड़ है। दरअसल खुद को जानना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। हमारे भीतर एक अंदरूनी आत्मरक्षक यंत्र होता है जो हमेशा हमारी मनचाही चीज़ करने की कोशिश करता है। यह अतार्किक को तार्किक बनाने की कोशिश करता है। कई लोग दरअसल खुद को जानना भी नहीं चाहते हैं। वे दूसरे लोगों और उनकी समस्याओं के बारे में बात करते रहेंगे, लेकिन खुद से मुंह छिपाएंगे और सच्चाई का सामना नहीं करेंगे। दरअसल किसी के विकास के अनुभव में बहुत बड़ा क्षण तब आता है जब वह खुद से छिपने की कोशिश छोड़ देता है और अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने का संकल्प कर लेता है। एक बार दोबारा से, जब वह खुद से छिपने की कोशिश छोड़ देता है और अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने का संकल्प कर लेता है। जो लोग असफल होते हैं वे आमतौर पर इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि वे किसी बाहरी स्थिति का सामना करने में असमर्थ हैं। उन्हें तो आंतरिक या मानसिक संघर्ष परास्त कर देता है। आपको खुद को उस तरह देखना होगा जैसे आप वास्तव में हैं। आपको अपने बारे में ईमानदारी के साथ सोचना होगा। यह अनुभूति का सिद्धांत है जो आत्म परीक्षण पर आधारित है। एक दर्पण के सामने खड़े होकर खुद से कहें, देखो, मैं तुम्हारे बारे में सच्चाई जानना चाहता हूँ। तत्काल आपका मस्तिष्क आपसे कह सकता है, तुम तो बिल्कुल ठीक हो, इस बारे में ज़्यादा चिंता मत करो। लेकिन सामान्य स्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति को यह एहसास होना चाहिए कि आत्म विकास की शुरुआत हमेशा सच्चे आत्मज्ञान से ही होती है। मैंने वाशिंगटन डीसी में एक मीटिंग को संबोधित किया। वहाँ कई महत्वपूर्ण सरकारी अधिकारी और कई कथाकथित हस्तियाँ मौजूद थीं। मैं उनमें से ज़्यादातर को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था, लेकिन मेरे भाषण के बाद एक व्यक्ति ने मेरे पास आकर अपना परिचय दिया। मैं उन्हें तत्काल पहचान गया। वे बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे, बहुत ही योग्य और मशहूर। मैं उन्हें बताने लगा कि मैं उनकी लीडरशिप का कितना बड़ा प्रशंसक हूँ। कितनी अच्छी बात है, उन्होंने कहा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अगर यह सही है तो इसके पीछे एक कारण है। अच्छा, मैंने जवाब दिया। हाँ, उन्होंने कहा, यह तो एक भाषण के कारण हुआ था जो आपने वाशिंगटन में 15 साल पहले इसी जगह पर दिया था। मैंने उस मीटिंग में आपका भाषण सुना था। मैं महत्वाकांक्षी था और मेरा प्रशिक्षण भी अच्छी तरह हुआ। सभी लोग मुझसे कहते थे कि तुम में योग्यता है, लेकिन मेरे ज़्यादातर काम गलत हो जाते थे। मेरे विचार और प्रतिक्रिया में गड़बड़ी थी, जिस वजह से मैं कई मूर्खताएं कर बैठता था। लेकिन उस रात जब मैंने आपका भाषण सुना तो अचानक मुझे एक नाटकीय अनुभूति हुई। ऐसा लगा जैसे मैं किसी बहुत अंधेरी रात में देहाती मैदान में था और अचानक बिजली कोने से पूरा परिदृश्य साफ देखने लगा था। मुझे अपने आंतरिक स्वरूप की झलक दिखाई गई। मुझे दिखा कि मैं अव्यवस्थित था और इसी वजह से पराजित हो रहा था। मैंने तभी फैसला कर लिया था कि मैं इसे सुधार कर दिखाऊंगा। मैंने पहला काम तो यह किया कि ईश्वर से मुझे व्यवस्थित करने की प्रार्थना की। मैंने उससे अनुरोध किया कि वे मेरे बिखरे हुए हिस्सों को संगठित कर दें। मेरी प्रार्थना स्वीकार हो गई। उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए आगे कहा, बाद में मुझे अपने भीतर अद्भुत अविश्वसनीय क्षमता, सुव्यवस्थता और शक्ति का एहसास होने लगा। जाहिर है हर चीज़ अचानक सुनहरी नहीं हो गई, लेकिन यह बेहतर हो गई, बहुत बेहतर हो गई। यह रचनात्मक परिवर्तन इसलिए हुआ क्योंकि इस व्यक्ति ने अनुभूति के सिद्धांत पर सफलतापूर्वक अमल किया था। उसने अपने भीतर अच्छी तरह देखा और उससे जो गलत चीज़ दिखी उसे सुधार किया। परिणाम, उसे ऐसी शक्ति मिली जिसने उसे सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया। जब व्यक्ति को अनुभूति के सिद्धांत पर अमल करने से अपने भीतर क्षमता का एहसास होने लगता है तो शक्ति इस क्षमता को सक्रिय करती है, विकसित करती है और सफलता में बदल देती है। शक्ति का मतलब एक नई शक्ति और सामर्थ्य के एहसास से है, लेकिन रचनात्मकता के सक्रिय होने से पहले व्यक्ति को न सिर्फ आत्मज्ञान और आत्मविश्वास होना चाहिए, बल्कि उसमें शक्ति को सक्रिय करने वाला यह विश्वास भी होना चाहिए कि वह सभी बाधाओं के बावजूद सफल होने में समर्थ है। जब लगन के साथ अनुभूति जुड़ जाती है तो इससे नई शक्ति मिलती है। यही सफल उपलब्धि तक ले जाने वाला फॉर्मूला है। हालांकि यह प्रक्रिया मुश्किल हो सकती है। आंतरिक संभावना से प्रेरित।
उदाहरण के लिए बॉब पेटिट को लें। बॉब अपनी पीढ़ी के सबसे महान प्रोफेशनल स्टार और बास्केटबॉल के इतिहास में सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले खिलाड़ी में से एक थे। 14 साल की उम्र में बॉब हाई स्कूल में फर्स्ट ईयर में था। तब उनकी लंबाई 5 फुट 7 इंच थी और वज़न 118 पाउंड था। जैसा उनका कहना था, वह झाड़ू जैसा दिखता था। वह कमज़ोर नाटा किशोर था, लेकिन उसमें खिलाड़ी बनने की प्रबल इच्छा थी। उसने सहज बुद्धि से अनुभूति के सिद्धांत को अपना लिया। सिर्फ उसे ही अपनी संभावना महसूस हो रही थी, हालांकि दिखाई तो यह उसे भी नहीं दे रही थी। उसने फुटबॉल खेलने की कोशिश की, लेकिन उसे टीम में नहीं लिया गया। बहरहाल उसे कैटलिंग का काम मिल गया। एक दिन कोई खिलाड़ी उपलब्ध नहीं होने पर उसे मैच खिलाया गया और विपक्षी क्वार्टरबैक ने 65 गज के टचडाउन से उसे पार कर लिया। फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में यह बॉब के कैरियर का अंत था। फिर वह बेसबॉल की ओर गया। आखिरकार उसे सेकंड बेस पर सब्स्टिट्यूट बनाने का मौका मिल गया। एक खिलाड़ी ने उसकी तरफ इतनी तेज गेंद मारी कि यह उसके पैरों के बीच से निकल गई और 2 रन बन गए। यह उसके बेसबॉल कैरियर का अंत साबित हुआ। फिर बॉब बास्केटबॉल की ओर मुड़ गया। हाई स्कूल की टीम में 12 लड़कों की ज़रूरत थी। 17 ने आवेदन दिया था। अंतिम सूची में बॉब का नाम नहीं था। उसके नाटे और कमज़ोर होने के कारण ऐसा लग रहा था कि वह खेल जगत में नाम रोशन नहीं कर पाएगा, लेकिन वह खिलाड़ी बनना चाहता था और बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलना चाहता था। बॉब ने चर्च के पादरी से बात की। पादरी को तत्काल दिख गया कि इस छोटे लड़के में क्या था। उन्होंने उसे कहा कि ईश्वर उसे महान बनाएगा। बॉब को विश्वास हो गया। इसके अलावा पादरी के मन में एक विचार आया। उन्होंने कहा, हम चर्च की टीम बनाते हैं और हम अन्य चर्चों से भी टीम बनाने को कहते हैं। इन टीमों में उन लड़कों को रखा गया जो हाई स्कूल की टीम में शामिल नहीं हो पाए थे। बॉब आखिरकार टीम में पहुंच गया। जिंदगी में पहली बार बॉब को महत्वपूर्ण होने का एहसास हुआ। उसने लगातार अभ्यास किया। उसने हैंगर के तार को मोड़कर बास्केट बनाई और गैरेज के सामने कील से ठोक ली। वह अपनी इस अजीबोगरीब बास्केट में कई घंटों तक टेनिस गेंद फेंककर अभ्यास करता था। उसकी लगन देखकर उसके पिता प्रभावित हुए और वे उससे एक बास्केटबॉल तथा बैकबोर्ड खरीद लाए। स्कूल से आने के बाद हर दोपहर को बॉब लंच के वक्त तक बास्केटबॉल फेंकने का अभ्यास करता रहता था। फिर वह लंच करता था, अपना होमवर्क करता था और दोबारा बाहर निकलकर तब तक बास्केटबॉल फेंकता था जब तक कि अंधेरा नहीं हो जाता था। जब भी उसे सड़क के किनारे कोई खुला कूड़ादान दिखता था तो वह उसमें कोई न कोई चीज़ फेंकता था। वह बास्केट के लगातार चीज़ें फेंकता रहा। वह चर्च टीम का सबसे अग्रणी स्कोरर बन गया। वह बास्केटबॉल में उत्कृष्ट बनने के लिए संकल्पवान था। उसकी आंतरिक क्षमता ने उसे प्रेरित किया। बॉब जानता था कि उसमें नैसर्गिक शक्ति नहीं है, इसीलिए उसने अपने हाथ पैर मजबूत बनाने के लिए नियमित एक्सरसाइज की। वह हर दिन निष्ठा से व्यायाम करता था और संकल्प के कारण सेकेंड ईयर में वह 5 इंच लंबा हो गया। जब तक वह हाई स्कूल के 3rd ईयर में पहुंचा तब तक वह स्कूल की बास्केट टीम में पहुंच चुका था। कोच को बॉब में हुए परिवर्तन का कारण समझ में नहीं आया, जो पिछले साल जूनियर वर्सिटी में खेलने लायक भी नहीं था। बॉब के सीनियर ईयर में उसकी टीम स्टेट हाई स्कूल चैंपियन बन गई और बॉब ने लुसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी तथा बाद में सेंट लुइस हॉक्स के साथ हुए मैच में सबसे ज़्यादा स्कोर किया। वह अपनी पीढ़ी के महानतम और बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक बना। क्यों? क्योंकि उसने 2 सिद्धांतों का अभ्यास किया था, अनुभूति और लगन। अपने भीतर की संभावित शक्ति के एहसास के कारण उसने हार नहीं मानी, लेकिन अनुभूति और लगन के सिद्धांतों का पालन करने के लिए हमें महान खिलाड़ी नहीं बनना है। रोज़मर्रा की गतिविधियों में हमारे सामने अक्सर ऐसी स्थितियां आती हैं जहां सकारात्मक तरीके से सोचने और हार न मानने की हमारी क्षमता काम आ सकती है। लगातार जुटे रहें। मेरे सामने अचानक एक समस्या आ गई। उसका सुलझाना असंभव लग रहा था। यह इस बात का उदाहरण है कि पूर्णतः निराशाजनक स्थिति का भी सुखद परिणाम निकल सकता है, बशर्ते आप उम्मीद करते रहें और कोशिश करते रहें। अप्रत्याशित बाधाओं ने मुझे इसका काफ़ी प्रमाण दिया है। मुझे मिशिगन के हॉलैंड में एक मीटिंग में भाषण देना था और रात वही गुजारनी थी। अगली रात मुझे फिनिक्स एरिजोना में भाषण देना था। सामान्य स्थिति में वहां पहुंचने में कोई समस्या नहीं दिख रही थी। मुझे सुबह ग्रांड रैपिड से शिकागो तक का हवाई जहाज़ पकड़ना था और फिर वहां से फिनिक्स के हवाई जहाज़ में बैठना था। इस तरह मैं वहां वक्त से काफ़ी पहले पहुंच जाता। यह बड़ी आसान यात्रा लग रही थी, लेकिन मिशिगन के
लैंड में उस सुबह मोटल रूम की खिड़की से के बाहर खड़ी कार भी मुश्किल से दिख रही थी। भयंकर कोहरा छाया हुआ था। मैंने ग्रैंड रैपिड एयरपोर्ट फ़ोन किया और मुझे पता चला कि वहाँ भी कोहरा छाया था। कोई हवाई जहाज़ उड़ान नहीं भर रहा था। मैंने डेट्रॉइट फ़ोन किया, वहाँ भी कोहरा था। उन्होंने बताया कि शिकागो के ओहेयर हवाई अड्डे पर भी कोहरा छाया था और उस सुबह वहाँ से भी किसी हवाई जहाज़ के उड़ने की उम्मीद नहीं थी। मैंने मिनीपोलिस फ़ोन किया, वहाँ भी कोहरा था। संक्षेप में कोहरे ने मुझे फंसा दिया था। मैं फिनिक्स और वहाँ के अपने भाषण से सैकड़ों मील दूर था। मैं क्या कर सकता था? मैं बैठ गया और लगन के सिद्धांत पर अमल करते हुए सकारात्मक चिंतन करने लगा। फिनिक्स के लोगों ने 8 महीने पहले मुझसे समय लिया था। मैं यह सोच भी नहीं सकता था कि इस वक्त उन्हें फ़ोन करके कहूं कि मैं नहीं आ पाऊंगा। मैं हार मान सकता था और कह सकता था कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, मैं वहां नहीं पहुंच सकता। अगर मैंने हार मान ली होती तो मुझे यकीन है कि मैं वहां नहीं पहुंच पाता। लेकिन इसके बजाय मैंने सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण रखा, कार किराए पर ली और शिकागो की तरफ जाते समय इस बात की कल्पना की कि मेरे पहुंचने तक कोहरा छट रहा है। शिकागो की 200 मील लंबी यात्रा के 60 मील पूरे होने के बाद कार का इंजन खड़खड़ करने लगा और बीच बीच में रुकने लगा। इस यांत्रिक मुश्किल से मेरी यात्रा की संभावना जरा भी उज्जवल नहीं हुई। मैंने अपने मस्तिष्क को सकारात्मक नज़रिया रखने के लिए विवश किया। मुझे एक सर्विस स्टेशन मिल गया जहां एक बेहतरीन मैकेनिक था। पल भर में उसने आधा इंजन खोल दिया। उसने कई पुर्जों की सफाई की और 8 नए स्पार्क प्लग लगा दिए। फिर वह बोला, अब यह चल जाएगी। मैंने एक पे फ़ोन से दोबारा शिकागो फ़ोन किया। हवाई अड्डे की कर्मचारी ने मुझे बताया, आपका हवाई जहाज़ रद्द हो गया है। दोपहर 4 बजे एक हवाई जहाज़ जा रहा है। मैं जानता था कि अगर मैं उस हवाई जहाज़ में बैठ जाऊं तो भाषण के समय तक फिनिक्स पहुंच जाऊंगा। मैं कार में वापस बैठ गया और आप जानते हैं क्या हुआ? यह चालू होने का नाम नहीं ले रही थी। बैटरी दम तोड़ चुकी थी। मैकेनिक ने बैटरी रिचार्ज कर दी। बहरहाल उसने मुझसे कहा, आप ओहेयर तक तो पहुंच सकते हैं, लेकिन चाहे जो हो जाए रास्ते में इंजन बंद मत करना। नए स्पार्क प्लग और बाकी चीज़ों के कारण कार बहुत अच्छी तरह चली। जब मैंने ओहेयर हवाई अड्डे के सामने कार रोकी तो मुझे डिग्गी में से अपना बैग बाहर निकालने के लिए इंजन बंद करना पड़ा और फिर कार दोबारा चालू नहीं हुई। बैटरी सचमुच दम तोड़ चुकी थी। मैंने बीमार कार एक पुलिस वाले के हवाले की, जिसने इस काम के लिए मुझे धन्यवाद नहीं दिया। टर्मिनल में हज़ारों लोग परेशान हालत में खड़े थे। मैं झिझकता हुआ खड़ा रहा। तभी अचानक भीड़ में एक एयरलाइन अधिकारी ने मुझे पहचान लिया और पूछा, आपको क्या दिक्कत है? मैंने उससे अपनी दिक्कत बताई। उसने कहा, हमारे एयरलाइन के हवाई जहाज़ उड़ान नहीं भर रहे हैं, लेकिन दूसरी एयरलाइन का एक हवाई जहाज़ जाने वाला है। अगर आपको उसमें जगह मिल जाए तो आप अपनी मीटिंग में पहुंच सकते हैं। हम लोग सकारात्मक चिंतन का अभ्यास करेंगे, आखिरी दम तक हार नहीं मानेंगे। यही मेरा इंतज़ार करें। वह लगभग आधा घंटे बाद लौटकर बोला, वह हवाई जहाज़ जा तो रहा है, लेकिन उसमें एक भी सीट खाली नहीं है। मुझे लगता है कि हमें गेट तक चलना चाहिए और यह उम्मीद करनी चाहिए कि कोई यात्री नहीं आएगा या टिकट कैंसिल करा लेगा। जब हवाई जहाज़ उड़ान भरने की ही वाला था तो मेरे दोस्त ने मुस्कुराते हुए मुझे बताया कि मुझे सीट मिल गई थी, एक यात्री नहीं आ पाया था। मैं अपने भाषण से 45 मिनट पहले फिनिक्स पहुंच गया। जब हर चीज़ गलत होती दिख रही हो, तभी सकारात्मक मानसिक विश्वास के अभ्यास का समय है। तभी इस संकल्प का समय है कि आप अब भी अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, बशर्ते आप लगन से जुटे रहें और हर चीज़ को आजमा कर देखें। अगर आप स्थिति को निराशाजनक मानने लगे तो आपका मानसिक नज़रिया आपको पराजित करने में के लिए ढेर सारी नई मुश्किलें खड़ी कर देगा। इसके बजाय यह विचार रखें कि परिस्थितियां आपके पक्ष में हो जाएंगी और काम करते रहें। अक्सर लोग यह बहाना बनाते हैं कि परिस्थितियां नियंत्रण के बाहर थीं। असली कारण तो यह था कि उन्होंने बहुत जल्दी हार मान ली और अब वे अपने काम को तर्कपूर्ण साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग इस दुनिया में आगे निकले हैं या निकलते हैं, वे उठकर अपनी मनचाही परिस्थितियों की तलाश करते हैं और अगर उन्हें नहीं मिलती हैं तो वे उसका निर्माण कर देते हैं। यही नज़रिया समस्याओं का मुकाबला करने के चमत्कारिक परिणाम देता है। हार मानने की जल्दबाजी न करें, कभी हार ना मानें। अगर आप ठान लें तो कुछ भी कर सकते हैं। अब हम इस अध्याय के बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर नज़र डालते हैं। किसी भी समस्या का मुकाबला करते समय पहली बात यह है कि इस पर प्रहार करना कभी न छोड़ें। हमेशा लगन के सिद्धांत का प्रयोग करें।
नंबर 2, याद रखें आप मानसिक रूप से ऊंचे बनकर मुश्किलों के ऊंचे पर्वत को लांघ सकते हैं। नंबर 3, इस सूत्र वाक्य का अभ्यास करें, हार मानना हमेशा जल्दबाजी होती है, जूझते रहें। नंबर 4, जोशीले शब्दों का प्रयोग करें, कभी निराशा भरी बातें न करें, अच्छे शब्द बोलें। नंबर 5, जूझते रहने से आप जीत जाते हैं। नंबर 6, अनुभूति के सिद्धांत में निपुण बने, खुद को जानना सीखें, अपने भीतर के असली व्यक्ति को पहचानें। नंबर 7, अगर आप पहली बार में सफल नहीं होते हैं तो कोशिश करें, बार बार कोशिश करें जब तक सफलता ना मिले। नंबर 8, परिस्थिति को खुद को पराजित न करने दें, अपने मस्तिष्क से परिस्थितियों को नियंत्रित करें, अगर आप ठान लें तो कुछ भी कर सकते हैं। नंबर 9, बस लगातार जुटे रहें, बस कोशिश करते रहें, क्योंकि इससे किला फतेह हो जाएगा। लगातार आगे बढ़ते रहें, सब कुछ ठीक हो जाएगा।